हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब होता है अगर किसी भी फ्यूचर वैल्यू को अगर मैं इंटू करता हूँ ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाती है, ठीक है। यानी क्या होता है, किसी भी फ्यूचर वैल्यू को इंटू करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इंटू वन प्लस आर एन। इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ बोलते हैं इसको, वन प्लस आर एन। हम इसकी निकालने की बात को सीख लेते हैं पहले तो, ठीक है। अगर मेरे को रेट दिया हुआ है कितना, 12% फॉर 3 ईयर, तो मैं वन वन प्लस आर, आर रेट कितना था 12%, यानी कि 0.12 मतलब होता है साल। साल ये 3 साल लिखा है। ये सॉल्व करने के बाद आंसर आया इतना। इसका बेसिकली मतलब क्या है, मान के चल मेरे 3 साल है, 1 2 3 साल, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ 0.7117 रुपये 3 साल के लिए 12% के हिसाब से, 1 2 3 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो मेरे को 1 रुपये मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है सिंपल सादा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, 0 ईयर में पीवी फैक्टर हमेशा 1 होगा। ये 0 ईयर पढ़ा था मैंने, यहाँ पे हमेशा पीवी फैक्टर मेरा होगा 1। इसका मतलब क्या है, मैं 1 रुपये कमाना चाहता हूँ तो मेरे को आज 1 रुपये डालना पड़ेगा तुरंत में खड़े पे, 0 ईयर में। इसका मतलब ये। और जब भी मैं से पीवी फैक्टर निकालता हूँ, वन प्लस आर एन वाला फॉर्मूला निकालते, जो भी आंसर आता है उसको आखिरी की 3 डिजिट तक मेरे को लेके चलना है, ठीक है। अब वाईटीएम मेथड की स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वाईटीएम मेथड में 3 स्टेप है। सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है मेरा इनफ्लो कहाँ कहाँ पे, कि पैसा मेरे पास कहाँ कहाँ पे आया, उसकी टाइमिंग। जनरली पैसा यहाँ पे आएगा मेरे को नेट प्रोसीडिंग में। उसके बाद मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे था और उसकी टाइमिंग। जनरली आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे होगा भाई, ये मेरा ब्याज गया, ब्याज गया, ब्याज गया और रिडम्पशन वैल्यू गई, ठीक है। अब मेरे को तीसरी स्टेप है, जो भी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में कौन कौन सी, इंटरेस्ट की और रिडम्पशन वैल्यू की। और जो भी इंटरेस्ट की है वो नेट कॉस्ट, इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट यहाँ पे लिखा है फ्यूचर वैल्यू, है ना। नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू को हमको जो है डिस्काउंट करना है टू मैच विथ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि नेट प्रोसीडिंग। इनको डिस्काउंट करना है टू मैच विथ नेट प्रोसीडिंग, और जिस रेट पे होगा वो, जिस रेट पे ये लोग इसके बराबर आएंगी, वो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएंगी। अब हमको रेट अगर निकालना है तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और शेड्यूल और इंटरपोलेशन मेथड लग जाती है यहाँ पे। उसके पहले हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं हमारा हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट कॉमन है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं हर साल अमाउंट, ये हमारा समय की टाइमलाइन है, इंटरेस्ट का अमाउंट ये एग्जाम्पल है, ये समय सारणी लेके चलिए यहाँ पे कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो मैं हर बार 100 रुपये को पीवी फैक्टर, यहाँ के पीवी फैक्टर, फिर यहाँ तक के पीवी फैक्टर, यहाँ तक के पीवी फैक्टर से इंटू, फिर यहाँ तक के पीवी फैक्टर से इंटू करने से बढ़िया क्या है, 100 अमाउंट को कॉमन ले लूँ, 100 अमाउंट को कॉमन ले लिया और पूरे पीवी फैक्टर के टोटल, पूरे इस सालों के, यहाँ इसका पीवी फैक्टर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का पीवी फैक्टर को टोटल कर लूँ, इसको बोलते हैं अपन एन्युटी फैक्टर से इंटू कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ का ये इंटरेस्ट वालों की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएंगी। सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ एन्युटी फैक्टर हम निकालते कैसे। हाँ, बेसिक मैंने क्या पढ़ा, कॉमन अमाउंट ले लिए और पीवी फैक्टर को सारे को प्लस कर दिए तो एन्युटी फैक्टर आ जाता है। एन्युटी फैक्टर निकालते कैसे, हम सबसे पहले मान के चलता हूँ मैं, रेट जो मेरा 5% है, मैंने पहले साल का निकाला, वन प्लस आर एन के हिसाब से 1 साल का निकाला, वन प्लस रेट 5% और 0.5 एन में 1 आया, 1 साल का निकला। 1 साल का आ चुका है, मेरे को निकालना है 12 साल का, तो एक बार ऑलरेडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा कितने बार, 11 बार। ये ऑलरेडी इसका आंसर आया एक बार डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आया, इक्वल टू दबाया मैंने 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार दबाया, तो 12वें साल का मेरा पीवी फैक्टर आ जाएगा। यानी कि हाँ, मेरे को यहाँ पे कितने रुपए डालना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे 1 रुपये मिल जाए, तो यहाँ का पीवी फैक्टर आ जाएगा मेरे 12वें साल का। और मैं अगर जीटी दबा देता हूँ ग्रैंड टोटल, तो ये पूरे पीवी फैक्टर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, यहाँ का पीवी फैक्टर का टोटल आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं प्रेजेंट वैल्यू को इंटू करता हूँ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, है ना। प्रेजेंट वैल्यू को इंटू करता हूँ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, तो मैं फ्यूचर वैल्यू तक जा सकता हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है वन प्लस आर एन, है ना। यही फार्मूले का बस, यही वाले फार्मूले का वन प्लस आर एन उठा लिया है, बस इतना सा नीचे का भाग। तो ये सॉल्व करने के बाद अगर इतना आया और मेरे को 5 साल का क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5 साल का, मैंने ये 1.01 कैलकुलेटर पे आया, एक बार को ऑलरेडी स्क्रीन पे गिवन है, इंटू दबाया, फिर इक्वल टू दबाऊंगा 4 बार, 1 2 3 4, तो 5वें साल का आ जाएगा, क्योंकि एक बार को ऑलरेडी गिवन है, तो 4 बार दबाऊंगा तो 5वें साल का आ जाएगा। अब मैं वाईटीएम मेथड का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डिस्कशन कर लेता हूँ।
इसमें पहली मेथड क्या बोलती थी भाई कि आप इनफ्लो का आइडेंटिफाई, टाइमिंग का इनफ्लो है उसकी टाइमिंग आइडेंटिफाई करो। हमने कर लिया कि पैसा हमारे पास आया, ये इसकी टाइमिंग है। उसके बाद बोलता है आउटफ्लो आइडेंटिफाई कर लो। आउटफ्लो हुआ, इंटर दिए इंटर दिए इंटर दिए इंटर दिए इंटर दिए और यहाँ की रिडम्पशन वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्काउंट कर लो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज़, ये जो है हमारी फ्यूचर वैल्यूज़ जो है हमारी, इसको डिस्काउंट कर लो। फ्यूचर वैल्यू में भी क्या, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू को आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। अब किस रेट पे करना है वो क्वेश्चन में गिवन तो होगा नहीं, हमको बनाना पड़ेगा बाय मेकिंग ऑफ शेड्यूल और इंटरपोलेशन मेथड लगेंगी। शेड्यूल कैसे बनता है भाई, शेड्यूल में हमारे इतने कॉलम हो गए, ईयर एंड होगा, पर्टिकुलर होगा, कैश फ्लो होगा, पीवी फैक्टर होगा, और इन दोनों को इंटू कर दूँ तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ कैश फ्लो, दोनों को इंटू कर दूँ तो ये आ जाता है। अब ये रेट अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्या बात है, नहीं दिया है तो मैं चुपचाप से, बिल्कुल चुपचाप से अप्रोक्सीमेशन से निकाल लूँगा, फिर एक नीचे का और एक ऊपर का परसेंटेज ले लूँगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। एक नीचे वाले परसेंटेज से यहाँ पे, एक ऊपर वाले परसेंटेज से यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ज़ीरो ईयर, यानी कि ये पैसा जो आया मेरे पास ज़ीरो ईयर, नेट प्रोसीड का पैसा आया इतने रुपए। और फिर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट कॉमन है तो मैं ज़ीरो से, ज़ीरो ईयर में तो इंटरेस्ट दिया होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 साल से लेके इतने साल तक, कितने साल थे, 5 साल, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट की नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितनी थी, 6.5 रुपये, 6.5 रुपये, 6.5 रुपये, 6.5 रुपये, 4.5, 6.5 रुपये, ठीक है। नेट कॉस्ट, मैंने इंटरेस्ट लिखा, नेट कॉस्ट लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन लगाऊं क्योंकि मेरे पास से पैसा गया है, ठीक है। और 5th ईयर में मेरे पास से क्या गया, रिडम्पशन वैल्यू, यहाँ पे लिखा रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू का अमाउंट लिखा है, माइनस का साइन लगाया मैंने, ठीक है, कितने रुपए गए हैं मेरे पास से। अब पीवी फैक्टर निकाला मैंने, 1 साल का निकाला, 10% के हिसाब से इतना आया। अब यहाँ पे क्या, अमाउंट मेरा कॉमन था तो मैं इसको इंटू कर सकता हूँ एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं सीख चुका हूँ 5 साल का, ये यहाँ पे सीख चुका हूँ एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको इंटू किया, फिर ये 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, दोनों को इंटू किया, ये अमाउंट आया। याद रखना माइनस लगाना भूलना नहीं है, माइनस माइनस, तो दोनों सबको प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आया ये। तो मैं इसको आम भाषा में अगर समझना चाहूँ तो आम भाषा में ये बोलता है ये की की इसका आम भाषा में समझना चाहूँ तो ये टेबल क्या बोलना चाहता है कि मेरे को यहाँ पे हर बार इतने 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 रुपए चाहिए और आखिरी में इतने रुपए चाहिए है ना। और मेरे पास अभी 80 रुपये, फिलहाल जेब में 80 रुपये पड़े हैं, मैं मन में लगाता हूँ कि मेरे को यहाँ पे इतने रुपये, इतने 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 और आखिरी में इतने रुपये चाहिए, तो मैं किस रेट पे लगाऊँ। तो ये हमने अगर 10% मान के चले थे तो ये बोलता है कि मेरे को पास 80 रुपये मैं लगा देता हूँ, तो मेरे को भविष्य में पूरे इंटरेस्ट का अमाउंट इतना चाहिए और रिडम्पशन वैल्यू पे इतना चाहिए। और इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू किया तो ये आंसर आ जाता है मेरे पास, कितना पता है तेरे को, ये आंसर आया होगा मेरे पास, अगर मैं दोनों को टोटल करूँ तो 86.645। ये बोलेगा कि तेरे को 86.45 लगाना है, तब तेरे को इतना यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे पास तो 80 रुपये कम है और चाहिए ज़्यादा, यानी कि ब्याज को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ब्याज बढ़ा के ले लिया, ठीक है। इससे सॉल्व कर लिया, सेम टू सेम ऐसे ही 3 कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा, कैश फ्लो 14% के हिसाब से पीवी फैक्टर निकाला और दोनों को इंटू कर दिया, ये आया। अगर ये वैल्यू कुछ पैसों में 0 पॉइंट इतना इतना इस रेट है ना, 0.8 1.0, हाँ आगे पीछे आ रही हो, तो हमने जो रेट ली उसी को अपन केडी मान लेंगे। अब इंटरपोलेशन मेथड कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले याला अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा, याला अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा, इसका परसेंटेज 10% यहाँ पे लिखूंगा, इसका यहाँ पे ये लिखूंगा, दोनों को बीच का डिफरेंस 4% आया। फिर बीच लाइन में मैं लिखूंगा क्या, 0 है ना। इसका डिफरेंस कितना था, 4% था। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, इतने रुपए। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, इतने रुपए। और टोटल डिफरेंस कितना है, फिर यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि अगर पूरा टोटल डिफरेंस 4% है तो, और वैल्यू में हमारा टोटल डिफरेंस आता है इतना रुपये, तो इतना रुपये में कितना परसेंटेज का डिफरेंस होगा यहाँ तक का, ये आ जाएगा मेरे पास इंटरपोलेशन मेथड से। अगर ज़ीरो का आता है हमारा क्वेश्चन, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का क्वेश्चन आता है तो हमेशा YTM से सॉल्व होगा। इसमें हमको दिया है क्या, हमारे पास अभी इतने रुपए नेट प्रोसीड है, इतना रुपये आया है, इंटरेस्ट कुछ नहीं, रिडम्पशन वैल्यू इतने रुपये। YTM मेथड में हम क्या करते हैं, इसको डिस्काउंटिंग करते हैं, किस रेट पे करूँगा, मेरे को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, यही है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को इंटू कर सकता हूँ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से। तो फ्यूचर वैल्यू को इंटरेस्ट फैक्टर से इंटू करने के बाद ये एक बनती है मेरे पास। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर मैं 1 रुपये डालता हूँ 25 साल के लिए तो 40 रुपये बन जाएंगे मेरे,
फिर यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन मेथड लगा दूंगा और टेबल पे सबसे पहले तो मैं टेबल खोलूँगा बुक के पीछे वाला, टेबल में मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा पेपर में, ठीक है, गिवन होगा कि मेरे को कहाँ पे पहुँचना है भाई, मेरे को रेट निकालना था यहाँ पे, किस रेट पे निकालना है, तो रेट पे निकालना है। अच्छा, उसके बाद मैं याली मेथड लगा दूंगा इंटरपोलेशन वाली, बस बीच में 0 की जगह 40 आएगा, याद रखना, क्योंकि मेरे को तो 40 तक पहुँचना है। ये तो उससे निकाल लिया था। अब आता हूँ मैंने ये कवर कर लिया कितनी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट में कितनी मेथड थी, 4 मेथड थी, इसमें रिडीमेबल कवर कर लिया, रिडीमेबल की अप्रोक्सीमेशन जिसमें बड़ा वाला फॉर्मूला था वो पढ़ लिया, और YTM मेथड पढ़ लिया। अब कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसको अपन रिडम्पशन के टाइम पे कन्वर्ट करेंगे, काय में, इक्विटी या कैश में। हाँ, वो इक्विटी कैश में कन्वर्ट हो गया यानी कि रिडीमेबल है यानी कि इस रिडीमेबल है, ठीक है, रिडीमेबल यानी कि हमारी ये दोनों मेथड ही लगेंगी। ये हमने यहाँ पे एरो बनाए थे कि ये अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व होगा YTM से। बस दिक्कत यहाँ पे आएंगी हमारे पास क्या, रिडम्पशन वैल्यू निकालने में। रिडम्पशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम एक डिबेंचर को कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, यहाँ पे रेशो मत भूलना कि अगर 1:10 दिया है कि एक को 10 दे रहे हैं तो 10 की शेयर की वैल्यू निकालूंगा तो इक्विटी के हिसाब से इतने रुपये का शेयर हुआ, और कैश कितना दे रहे हैं, कैश अगर नहीं पता है कितना दे रहे हैं तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ही हम वापस लौटाएंगे उनको, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ही लौटाएंगे, यहाँ पे लिखा है। तो जो भी ज़्यादा होगा, एक रैशनल इन्वेस्टर तो वही पैसा हमसे लेना चाहेगा कि अगर हम बोलते हैं कि भैया डिबेंचर के बदले तू कैश ले ले इतने रुपए या इक्विटी शेयर ले ले इतने रुपए के, और यहाँ पे इक्विटी शेयर में रेशो मत भूलना कि अगर 1:10 है 1:5 जो भी है तो उस हिसाब से अपन वैल्यू निकालेंगे इक्विटी शेयर की, एक शेयर की मत ले लेना। यहाँ पे जो भी ज़्यादा होगा पर डिबेंचर के हिसाब से वो हमारी रिडम्पशन वैल्यू बन जाएंगी। बस यहाँ पे इतना ही था। अब यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर यूजुअली निकालता है फेयर वैल्यू निकालने के लिए, इसमें भी सेम डिस्काउंटिंग होगी। जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे इंटरेस्ट कि भैया मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ, यहाँ पे इतना रुपये, यहाँ पे इतना रुपये, यहाँ पे इतना रुपये, और आखिरी में इतना रुपये कमाना चाहता हूँ। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट मत ले लेना, कोई इन्वेस्टर को टैक्स सेविंग नहीं होती, वो तो हमारी कंपनी को होती है, धंधे वालों को। हम जो ब्याज दे रहे हैं उसमें टैक्स सेविंग हो जाती है तो वहाँ पे अपन नेट कॉस्ट लेके चलते हैं, लेकिन इनको कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को इसको डिस्काउंट करना है, इसको भी डिस्काउंट करना है, किस रेट पे करना है, डिस्काउंट करना है। अपन रेट के किसके रेट के हिसाब से करेंगे, इन्वेस्टर के रेट के रिटर्न के रेट के हिसाब से इसको अपन डिस्काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी आ जाएंगी क्या, एक फेयर वैल्यू। अगर मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा का तो वो महंगा मार्केट में, उसको मत खरीदो। अगर उससे कम चल रहा है तो बिल्कुल आँख बंद के जल्दी जल्दी खरीद लो उसको। अपन फेयर वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट के कुछ क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लेना। अब आते हैं हम क्या, प्रेफरेंस शेयर वाले में। दूसरा पढ़े थे अपन ने कॉस्ट ऑफ डेट, फिर प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे ना यहाँ पे। हाँ, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर है ना भाई, प्रेफरेंस शेयर जो है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटा सा है। हमने कॉस्ट ऑफ डेट में क्या पढ़े थे, याद एक बार याद फिर से कर। हमने पढ़े थे इरिडीमेबल और रिडीमेबल, सेम टू सेम उठ के आए यहाँ पे। इरिडीमेबल रिडीमेबल सेम मेथड है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, YTM मेथड। बस देखो इसमें ऊपर के 3 पॉइंट रटने कौन से, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना भाई, उसमें कितना डिविडेंड दे रहे हो फिक्स होता है, या फिर अमाउंट में होगा या तो रुपीज़ में होगा, और इनको हमेशा प्रायोरिटी मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने वो फॉर्मूला पढ़े थे कि सेल्स होता है, सेल्स में से माइनस की VC तो आता है, कॉन्ट्री में से माइनस किया अपन ने फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है अपने पास क्या, प्रॉफिट, जिसको अपन बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT में से अपन ने इंटरेस्ट माइनस किए तो आ जाता है EBT, टैक्स माइनस किए तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से अपन माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो जो भी अमाउंट अब बचेगा वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे, कितने रुपये मेरे को इनके बांटने के लिए पड़े हुए हैं। ये गिवन है वो, ये पूरा कितने रुपए मेरे पास बांटने के लिए पड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पे सीखे कि जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है, और जो भी प्रेफरेंस शेयर को अपन डिविडेंड देते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट जो बचा है उसका यूज़ कर रहे हैं अपन, तो इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है। टैक्स सेविंग खाली इंटरेस्ट के केस में होगी, इतना बार याद रखना है तेरे को। डिविडेंड में कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। 3 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे भाई यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने बात की कि प्रेफरेंस शेयर जो है कितना अपन उनको डिविडेंड दे रहे हो फिक्स है, परसेंटेज में या रुपये में, इनको प्रायोरिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और यहाँ पे डिविडेंड जो दे रहे हो उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है। हम अब चार्ट की बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के, एक रिडीमेबल है और
रिडीमेबल है। इरिडीमेबल मतलब जो भी पैसा हमारे धंधे में आया वापस कब देना हो फिक्स नहीं है। तो कॉस्ट क्या बनेंगी हमारे पास, खाली डिविडेंड की कॉस्ट बनेंगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा डी डिवाइड बाई NP इंटू 100, सेम टू सेम डिविडेंड पर डिवेंचर इन रुपीज़, नेट प्रोसीडिंग पर प्रेफरेंस शेयर और फिर यहाँ पे 100, सेम सेम पहले जैसा ही है। ठीक है, अब हो सकता है रिडीमेबल वाला जो हमारे प्रेफरेंस शेयर का पैसा है वो कब लौटाना है वो फिक्स हो। तो कॉस्ट क्या बन जाएंगी भाई, यहाँ पे जो हम हर साल जो डिविडेंड दे रहे हो, रिडम्पशन वैल्यू, सेम टू सेम फॉर्मूला है जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट में पढ़े थे, डी प्लस आर बी माइनस एन पी, आर बी प्लस NP डिवाइड बाई 2 इंटू 100। और ये पर और ये रुपीज़ था यहाँ पे, याद रखना। डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर इन रुपीज़, यहाँ भी डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज़ था। ये फॉर्मूला है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड। और यहाँ पे YTM मेथड भी होती है, इसका एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, या फिर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था हल्का सा। हमारा कौन सा हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये दोनों हो गए। अब हम इसकी बात करते हैं। इसके कितने बच्चे हैं, इसके 6 बच्चे, याद रखना। इसके कितने थे, 4 बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे, इसी के जैसे थे, उसके 6 बच्चे टोटल। हाँ, 6 बच्चे कौन कौन, सबसे पहले तो डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, फिर डिविडेंड को ग्रो करा दो, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, फिर अर्निंग को ग्रो करा दो, अर्निंग ग्रोथ मेथड, उसके बाद है रियलाइज यील्ड अप्रोच और CAPM मेथड। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, भरपूर अच्छी मात्रा में हमको पता है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम आते हैं इसमें, डिविडेंड यील्ड मॉडल क्या बोलता है कि जो भी भाई देख, जो डिविडेंड होगा ना, ये डिविडेंड जो हम दे रहे हैं उसको टेक इनटू अकाउंट करता है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। जो भी हम डिविडेंड दे रहे हैं वो कांस्टेंट होगा। ये अब हम इक्विटी शेयर में कब हम पैसे वापस देने वाला फिक्स नहीं रहता है, तो एंड डिफाइंड होगा। तो हमारी कॉस्ट क्या बन जाती है, सिर्फ डिविडेंड। डिविडेंड कांस्टेंट रहता है इसमें, याद रखना, डी डिवाइड बाई NP इंटू 100। इसको अपन दूसरे शब्दों में लिखते हैं DPS डिवाइड बाई MPS इंटू 100। अब आपको यहाँ पे लेना है डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इन रुपीज़, और डिविडेंड फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंटेज। बिल्कुल ठीक है। फेस वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो मैं 10 रुपये मानूंगा। पहले तक मैं 100 रुपये मान के आया था। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपये होती है, ये याद रखना है आपको। पहले मैंने 100 रुपये पढ़ के आया था सब जगह पे। ठीक है, अब NP या MPS एक ही होता है। नेट प्रोसीड मतलब अगर नई नई सिक्योरिटी तो कितना आया, MPS मतलब ऑल पुरानी हो चुकी है, तो MPS मतलब होता है अगर सिक्योरिटी पुरानी हो चुकी है तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपन यूज़ करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट तो दोनों से माइनस होगी, क्योंकि हम वो चार्ट बनाए थे नेट प्रोसीडिंग का, वहाँ पे पढ़े थे नेट प्रोसीडिंग दी हुई है, तो नीचे का दिया, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हो तो यहाँ वो डब्बे में आता है, डब्बे में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होती है तो नेट प्रोसीडिंग आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है रिजर्व एंड सरप्लस में भी, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं खाली इक्विटी शेयर का नहीं दे रहे, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका भी पैसा दे रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया डिविडेंड यील्ड मेथड। ये बहुत छोटी सी मेथड है। यहाँ पे हमारा डिविडेंड कांस्टेंट होता है, और याद रखना कि इक्विटी का पैसा कब दे रहे हो फिक्स नहीं होता, लाइव। तो हमारे DWNP कॉस्ट बन गई। अब आता है अर्निंग यील्ड मॉडल में। अर्निंग यील्ड मॉडल जो है ना, वो अर्निंग को टेक इनटू अकाउंट करता है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा KE इज इक्वल टू EPS डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। इक्विटी वाले में याद रखना है NP की जगह पे MPS शब्द यूज़ कर लेना सब जगह पे नीचे पे। अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, मैंने ये चार्ट पहले पढ़ लिया। हम कितना रुपए में इक्विटी शेयर में बांट सकता हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। बहुत ईजी फार्मूला था इसका। अब आता हूँ मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में, जो पेपर में इसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है भाई, हमने पहले पढ़े थे क्या यहाँ पे, इसमें कि डिविडेंड हर बार कांस्टेंट होगा, हर साल सेम कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर साल जो डिविडेंड है वो बढ़ते जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बात करता है उसके बारे में। मान के चलते प्रीवियस ईयर था, ये करेंट ईयर में हम खड़े हैं, ये अगला साल है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये पिछले साल का डिविडेंड मिला है, इसको अपन बोलेंगे D0। इस साल में फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, इस साल का डिविडेंड हमको अगले साल मिलेगा, इसको बोलेंगे अपन D1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G इंटू 100। अब एक को हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ये P1 मतलब नेट प्रोसीडिंग होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, D1 को हम और किस किस के नाम से क्वेश्चन में दिया जा सकता है, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड, उम्मीद है जिसकी डिविडेंड की, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड, उम्मीद है डिविडेंड, उम्मीद वाला डिविडेंड यानी कि D1 है। और नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, साफ भी बोल दिया कि अगले साल का डिविडेंड है। और करेंट ईयर का डिविडेंड, करेंट ईयर का डिविडेंड। अब D0 क्या होगा, पिछले साल का डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर,
लास्ट ईयर का डिविडेंड्स खुद ही बोल दिया, और लेटेस्ट डिविडेंड और करंट डिविडेंड, यहाँ पे ऊपर करंट ईयर था, यहाँ पे करंट है, करंट यानी कि तुरंत का, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, ताज़ा ताज़ा में लेटेस्ट भी कवर हो गया। हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन में D1 कैसे दिया हो सकता है, D1 D0 कैसे दिया हो सकता है। अब अगर कुछ भी एम्बिग्यूटी आती है कि समझ नहीं आ रहा है D1 लूँ D0 D1 लूँ कि D0 लूँ, तो मैं एक एजम्पशन ले सकता हूँ, वो दोनों में से कुछ भी मान सकता हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन में D0 दिया होता है, मेरे को D1 निकालना है, तो मैं इसमें D0 में D0 में ग्रोथ ऐड कर दूंगा तो D1 आ जाएगा। अभी P0 की बात करता हूँ। P0 मतलब होता है वही नेट प्रोसीडिंग या मार्केट प्राइस पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी अगर मार्केट प्राइस पर शेयर है तो। अब जी की अगर बात करता हूँ, ग्रोथ के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये होता है, जनरली क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं दिए तो हमको निकालना पड़ेगा। पहले इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। क्या होगा, अर्निंग पर शेयर जो थी कि हम इतने रुपए एक इक्विटी शेयर को दे सकते हैं। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो उसमें से कुछ डिविडेंड बांट दे और कुछ बचा के रख ले। तो जो बचा के रखा है उसको बोलते हैं अपन, जो डिविडेंड बांट दिया उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट कर दिया इतने पैसे का। जो बचा के रखा है उसको बोलते हैं अपन रिटेंशन अमाउंट। अब जो कंपनी ने बचा के रखी है तो उसको इन्वेस्ट भी तो करेंगी, तो जो उस पर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा बचाए हुए पैसे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिटर्न, बचाए हुए पैसे पे मिलेगा। अब अपन जी का फॉर्मूला समझ लेते हैं। जी होता है B/R। बी मतलब होता है कितना अमाउंट मैंने रिटेन करके रखा था। अब ये रिटेन अमाउंट को कितने पे इन्वेस्ट करके रखा था उसको बोलते हैं अपन आर, तो होगा B/R, जी का फॉर्मूला। अब ये बी से 3 फार्मूला क्या हो जाएंगे मेरे, सबसे पहले रिटेंशन रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा। रिटेंशन अर्निंग कितनी रिटेन करके रखा हूँ डिवाइड बाय टोटल ईपीएस इंटू 100। रिटेंशन का अमाउंट एक शेयर में कितना था डिवाइडेड बाय ईपीएस, यहाँ पे टोटल लिखा है, इसको इग्नोर मारना। एक शेयर का इतना रिटेन करके रखा था डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100, रिटेंशन का आ गया। डिविडेंड पे आउट का निकालना है, तो डिविडेंड कितना दिया मैंने एक ईपीएस के हिसाब से, एक शेयर को डिविडेंड कितना दिया है डिवाइडेड बाय टोटल ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंटू 100। अगर मैं डिविडेंड रेशो और पे आउट रेशो, डिविडेंड रेशो और रिटेंशन रेशो को ऐड कर दूँ तो 100% ही आना चाहिए। ये हो गया मेरा, काएगा बी से 3 फार्मूले। आर का फॉर्मूला निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 1/PE रेशो होता है। पी मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो प्राइस, शेयर होल्डर ने कितना प्राइस पे किया है, नेट प्रोसीडिंग, अर्निंग, ईपीएस। प्राइस ऊपर आ गया, अर्निंग नीचे आ गई है, मैंने पहले भी पढ़ा हूँ। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो पहला वाला ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। प्राइस कितने रुपए दिया है, नेट प्रोसीडिंग बाय ईपीएस, और यहाँ इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ये आर का फॉर्मूला होगा, ऐसे आर इज इक्वल टू 1/PE रेशो इंटू 100। पी रेशो को कैसे निकालते हैं मैंने वो पढ़ लिया, और के इज इक्वल टू 1/PE रेशो भी फॉर्मूला होता है इसका। अभी कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सेप्ट टू अर्न, इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, तो जो भाई इसके लिए रिटर्न है, जो भी इसके लिए रिटर्न है वो हमारे लिए कॉस्ट है, तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ही निकालना है। ये याद रखना। दैट मीन्स हम कि यानी कि कॉस्ट जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न भी है। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब क्वेश्चन में हमको नेट मार्केट प्राइस यानी कि एनपी दिया होता, नेट प्रोसीड 1460 रुपये, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि D1 दिया होता इतना रुपये, और हमको डिविडेंड ग्रोथ होगा हर साल 7.5% यानी कि जी भी दिया हुआ था। ठीक है, क्या बात है। अब क्वेश्चन बोलता है कि हमारा जो है ना, कंपनी एक्सपेक्टेड टू अर्न अबाउट 10% ऑन द रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि जो भी ये पैसा बचा के रखती है कंपनी यहाँ पे, इस पे वो 10% कमाना चाहती है, एंड शॉल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग। जो भी हमारी टोटल अर्निंग थी उसका 60% बचा के रखती है, यानी कि 40% डिविडेंड बांट देती है। जो भी अर्निंग पर शेयर आया है कि इतनी अर्निंग कर सकता है एक शेयर, उसको मैं 2 हिस्से में बांटता हूँ, डिविडेंड में और रिटेंशन अमाउंट में, कि इतने का डिविडेंड बांट दी कंपनी ने, इतना खुद ने बचा के रख लिया, उसको इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, जो हमने बचा के रखे हैं ना पैसे, रिटेंशन अमाउंट पे 10% रिटर्न मिलेगा, और जो रिटेंशन अमाउंट है 60% है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो हमारा 40% निकल गया इस हिसाब से अगर हम देखें तो। अब यहाँ से अगर तू देखे तो ग्रोथ रेट चेंज हो गया। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये B/R। ग्रोथ रेट यहाँ पे हमारा जो था चेंज हो गया, 6%, पहले 7.5% दिया हुआ था, ग्रोथ रेट चेंज हो गया, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जी लगता है। तो मेरे को नया कॉस्ट ऑफ निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
पी नोट क्वेश्चन में गिवन है, ग्रोथ रेट मैंने ये निकाल लिया। अब डी वन ये नहीं रह सकता क्योंकि ये डी1 दिया हुआ है ना, यानी कि जो ये डी1 दिया हुआ है वो 7.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से दिया हुआ है। अब तो ग्रोथ रेट हमारी 6% हो गई है, तो मेरे को डी1 निकालना पड़ेगा। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे पता है अपन, जो डी1 दिया होता ना, डी1 दिया हुआ था है ना, डी1 दिया हुआ था 20 रुपये, 7.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो मैं इसको ऐसा मत करना कि भाई मैंने डी0 की लिखा इजिकल टू डी1 प्लस 7.5% कर दिया तो और डी0 निकल जाएगा, फिर ऐसा मत करना। इसके लिए अब पूरी तरकीब है हमारे पास, ऐसा मत करना। मैंने यहाँ पे लिखा था ये, मेरे को डी1 क्वेश्चन में गिवन था, डी0 में अगर ग्रोथ ऐड कर दूँ तो ये आ जाता, डी0 का एक्स मान लिया तो ये आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करना, इसके लिए कुछ प्रॉपर वो है। हाँ, मेरे को अगर क्वेश्चन में गिवन था डी1 गिवन था, डी1 गिवन था, ग्रोथ रेट भी गिवन था, ग्रोथ रेट ये गिवन था 7.5%, दो चीज़ गिवन है। मैं जी का फॉर्मूला था, जी इजिकल टू बी इंटू आर। जी क्वेश्चन में गिवन है, बी मेरे को निकालना है कितना अमाउंट मैंने रिटेन किया था और जो रिटेंशन अमाउंट पे कितना रिटर्न मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो सेकंड पॉइंट में दिया था 10%, तो वो पहले भी मेरे को 10% ही मिलता रहा होगा। तो मेरे यहाँ से रिटेंशन का अमाउंट आ जाएगा, डिविडेंड का आ जाएगा, और डिविडेंड अमाउंट में दिया था, डिविडेंड पे आउट रेशो भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया। तो मैं ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से अर्निंग पर शेयर निकाल लूँगा। 80 रुपये आ गया अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर आ गया, इसको बांट दूंगा मैं इस रेशो में 40/60 में, 40/60 में 40 रुपये में 80 रुपये में तो डिविडेंड बांट देता हूँ, 60 रुपये खुद के पास रख लेता हूँ, तो मेरे पास जीवन आ गया। ये कवर हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोलता है बिफोर इशू कॉस्ट निकालो आफ्टर इशू। बिफोर इशू यानी कि हमने इशू नहीं किया तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी, आफ्टर इशू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, अगर परसेंटेज को परसेंटेज से इंटू करता हूँ तो आंसर भी परसेंटेज में आएगा। अगर ये ऐसी इक्वेशन बनती है मेरी 6% इजिकल टू 1/5 BAC है। अब मेरे को यहाँ से परसेंटेज हटाता हूँ तो मेरे को उसको कैसे लिखना पड़ेगा, 0.06 ये लिखा, 0.06 लिखा और परसेंटेज, यानी कि यहाँ का परसेंटेज हट गया, यहाँ का 100 हट गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, ये दिया हुआ मेरे को क्या, डिविडेंड पे आउट रेशो 25% है, रिटेंशन रेटो इतना है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, एक्सपेक्टेड यानी कि अगले साल का दिया था। ये 25 वाले क्वेश्चन में ये खुद से पढ़ लेना तो पता चल जाएगा इसके बारे में डिफरेंस, वीडियो रोक के। अब हमने बात की डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में, हम बात डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में एक और आ सकता है कि भाई आप मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, यानी कि पी नॉट निकाल के दिखाओ। पी नॉट में एक तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, मार्केट प्राइस इसके पहले ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगर मेरे को मार्केट प्राइस निकालना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंप्यूट द मार्केट प्राइस इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ इन्वेस्टर इज इतना डैश परसेंटेज, उसकी अपेक्षा इतनी है, तो मेरे को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा इसको, तो इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। मैंने ठीक है डिविडेंड को डिस्काउंट किया उसके रेट के हिसाब से, डिविडेंड को डिस्काउंट उसके रेट के पीवी फैक्टर के हिसाब से। अब मैं सारा लाइफ तो फिक्स ही नहीं है, कहाँ इक्विटी शेयर में कोई लाइफ फिक्स है क्या, इक्विटी शेयर में लाइफ फिक्स नहीं है कि कब तक का मेरा वो इक्विटी शेयर है, लाइफ फिक्स नहीं है, मैं कहाँ तक डिस्काउंटिंग करते बैठूंगा। तो मैं फार्मूला लगा दूंगा, दो फार्मूला लग जाते हैं इसमें, एक डिविडेंड ग्रोथ का लग जाएगा, डिविडेंड ग्रोथ का, और एक डिविडेंड यील्ड का लग जाएगा, और डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला लग जाएगा। ये लगा मेरा काय का, डिविडेंड यील्ड का और डिविडेंड ग्रोथ का। यहाँ से आ जाएगा एनपी, आ जाएगा पी नॉट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्रोथ कांस्टेंट थी, ये याद रखना, ये कांस्टेंट वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जहाँ पे हमारी ग्रोथ जो है कांस्टेंट थी, है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मार्केट प्राइस निकालने वाला, उसमें 2 पॉइंट होते हैं, तो पहले पॉइंट में जो मेरी कॉस्ट निकली वो दूसरे पॉइंट में भी सेम रहेंगी। हाँ, एक बार जो के आ गया उसको फ्रीज कर दो, चेंज नहीं होगा मार्केट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन में, इवन इफ ग्रोथ रेट चेंज हो रहा हूँ मेरा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन के लिए, मार्केट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन के लिए इसका ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट में लिखा होता है ग्रोथ रेट कितना एक्सेप्ट करता है, अगले पॉइंट में ये 8% ग्रोथ रेट चेंज हो गया, ग्रोथ रेट चेंज हो गया यानी कि कॉस्ट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन जो मैंने इसमें के ही निकाला तो वो भी इसमें ही रहेंगी, तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैंने मार्केट प्राइस निकालना सीखा था जहाँ पे हमारी कांस्टेंट ग्रोथ थी, अब हो सकता है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल भी लग जाए। मल्टीपल ग्रोथ मॉडल क्या है, ये हमारी टाइम लाइन है, 1 साल 2 साल 7% मेरे को डिविडेंड मिला, 8 9 10 साल यहाँ पे 9% डिविडेंड मिला। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार की ग्रोथ हो गई, एबनॉर्मल जो कुछ साल के लिए हुई है, नॉर्मल जो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ का है ना, तो यहाँ के डिविडेंड को मैं पीवी फैक्टर से इंटू करके यहाँ लाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास नॉर्मल है, इसकी तो लाइफ फिक्स ही नहीं है, मैं इसको कहाँ तक डिस्काउंटिंग करूँगा, कहाँ तक के डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करूँगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वाला
मैंने डिस्काउंटिंग कर लिया, उसके बाद ये वाली मेथड लग जाएंगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे अब कांस्टेंट हो गई। तो मैंने फार्मूला लगा के मार्केट प्राइस निकाल लिया। मार्केट प्राइस कहाँ का आएगा पता है तेरे को? मार्केट प्राइस मेरा यहाँ का आएगा, तीसरे ईयर के पहले यानी कि दूसरे ईयर के एंड तक मार्केट प्राइस आएगा। मार्केट प्राइस को इंटू कर दूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जब भी मेरा पीवी फैक्टर आया होगा, एक यहाँ से यहाँ तक का आया होगा, एक यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का आया होगा। यहाँ पे जीटी मत दबाना भाई, जीटी नहीं दबाना है, क्योंकि अमाउंट कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे। एनवीटी फैक्टर अपन नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ के पीवी फैक्टर से मैं इसको इंटू कर दूँगा मार्केट प्राइस को, तो इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएंगी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता है। हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब ये पढ़ता हूँ मैं। मैंने पढ़ा था ना कि मैं डिविडेंड ग्रोथ वाला फार्मूला लगा दूंगा अगर मेरी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं के किसको लूँगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो वही उसके लिए उतना रिटर्न है, तो वो मेरे लिए कॉस्ट है, मैं के ये ले लूँगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही है। और जो मार्केट प्राइस निकाला था वो कहाँ पे आएंगी? मार्केट प्राइस यहाँ तक ये डिविडेंड था, यहाँ ये शुरुआत तक शुरू की मार्केट प्राइस आएंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करूँगा। जीटी नहीं दबाना, ये लिखा है यहाँ पे, डू नॉट प्लीज जीटी। और क्वेश्चन बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो पर शेयर, है ना, फेयर वैल्यू निकालो, इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालो, ब्रेक इवन वैल्यू निकालो। इसका मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जैसे डिस्काउंटिंग करो आप, ठीक है, डिस्काउंटिंग करो। क्वेश्चन में लिखा है कंपनी पेड 120 रुपये, पेड यानी कि ऑलरेडी पेड है, यानी कि डी नॉट दिया हुआ है। अब हमने क्या किए, अब ये हमारा खत्म हो गया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। हमने अर्निंग यील्ड पढ़ लिए, डिविडेंड यील्ड पढ़ लिया, अर्निंग यील्ड पढ़ लिया, डिविडेंड ग्रोथ पढ़ लिया। अब अर्निंग को भी ग्रो करा दो, सेम टू सेम फॉर्मूला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जैसा है, बट D1 की जगह पे E1 आ जाता है यहाँ पे। हो गया। अब रियलाइज यील्ड अप्रोच पे जाते हैं अपन। रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या बताता है? रियलाइज अप्रोच हमको के ही नहीं देता, सब लोग तो के ही दे रहे हैं। तो ये बोलता है कि भाई मैं के ही नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुमको ग्रोथ रेट निकाल के। ग्रोथ रेट निकाल लेंगे अपन। उसके बाद हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमको खाली निकाल के देता है जी कैसे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशो, प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशो, हाँ, फिर 1/n-1। हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशो क्या होता है। प्रोडक्ट यानी कि तो होता है इंटू 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 करना। वेल्थ रेशो क्या होता है? वेल्थ रेशो होता है ये, मान के चल बिगिनिंग में इतनी वैल्यू थी, एंड में इतनी वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है वेल्थ रेशो का फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 12 डिवाइड बाय 10, तो ये होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू होता है वेल्थ रेशो। प्रोडक्ट हो गया, वेल्थ रेशो समझ लिया अपन ने, एन मतलब होता है नंबर ऑफ वेल्थ रेशो -1, तो ठीक है, यही लिखा है। BWR मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशो, एन मतलब होता है नंबर ऑफ वेल्थ रेशो। अब मैं नंबर ऑफ वेल्थ रेशो को इंटू किया, मैंने प्रोडक्ट निकाला उसका। अब सब प्रोडक्ट निकालने के बाद, है ना, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे देख, ये किया मैंने, इंटू इंटू किया। हाँ, अब इंटू करने के ये लिखा, अब इंटू करने के बाद मैं नंबर ऑफ वेल्थ रेशो में लिखूंगा ये अमाउंट कितना है। अगर ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 2 2 से 4 4 2 8 8 16 16 32, तो मैं जैसे 2 है तो एक बार रूट दबाऊंगा, 4 है तो 2 बार रूट दबाऊंगा, 8 है, 8 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 3 बार रूट दबा दूंगा मैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन 1 तो ये है। अगर हो सकता है कि इसकी जगह और कुछ वैल्यू हो जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं वैल्यू देखूंगा ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशियो अगेंस्ट एन इन FVIF टेबल, और -1 नहीं करूँगा, यही लिखा है यहाँ पे। टेक द हेल्प ऑफ टेबल वेयर एन अगर 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो जाता है 2 के स्क्वायर रूट के अलावा, है ना, वी शॉल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ जी, वी डू नॉट नीड टू -1, ये -1 नहीं करना है। हम BWR की वैल्यू देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशियो की वैल्यू देखेंगे अगेंस्ट एन। अब मैं बात करता हूँ ये वेल्थ रेशो निकलता कैसे है। वेल्थ रेशो मैंने ये तो बात कर लिया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ये किस किस की दी हो सकती है? 3 चीज़ की तीन चीज़ की दी हुई सकती है। किस किस की दी हुई सकती है? एक होता है डिविडेंड की हो सकती है, एक मार्केट प्राइस हो सकता है, ये डिविडेंड मार्केट प्राइस दोनों हो सकता है। डिविडेंड दिया हो तो डिविडेंड करेंट ईयर का, डिविडेंड करेंट ईयर का पिछले साल का। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड में कितना था डिवाइड बाय बिगनिंग में कितना था। अगर दोनों दिया है, डिविडेंड भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दी हुई है, तो मार्केट प्राइस एंड में कितना था, बिगनिंग में कितना था, प्लस कर दूंगा मैं डिविडेंड,
डिविडेंड नीचे मत प्लस करना, ऊपर ही प्लस करेंगे अपन करेंट ईयर का, ठीक है। अब मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हो सकता है, मार्केट प्राइस की जगह पर अर्निंग प्राइस पर शेयर भी दिया हो सकता है। ये वेल्थ रेशियो निकालने का अपन ने पढ़ लिया। इसका एक एग्जांपल है, अगर क्वेश्चन बोलता है ये सब दिया हो मेरे को, सीरियल नंबर, ईयर दिया हो या डिविडेंड दिया हुआ है इसका, ठीक है। वेल्थ रेशियो अगर मेरे को निकालना है तो मैं फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ठीक है। अब बोलता है क्वेश्चन, डिविडेंड अरोज फ्रॉम इतना रुपये टू इतना रुपये ओवर 4 ईयर, मतलब एन 4 ईयर है। डिविडेंड मेरा बढ़ा है ओवर 4 साल में, यानी कि मेरा एन जो है वो 4 है। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। 2019/18 मत कर देना, फ्यूचर वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू मैंने 18 ले लिया। क्वेश्चन में 18 गिवन नहीं है तो वो नहीं लेना। मैंने ये किया, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये। अब कट पिट ये जो है ना भाई, ये सब करने के बाद ईयर नहीं करना है, ईयर नहीं करना है भाई। वेल्थ रेशियो निकलता है डिविडेंड से, ईयर बस समझने के लिए हमारे पास। डिविडेंड से निकलता है, मार्केट प्राइस से निकलता है, या डिविडेंड या मार्केट प्राइस दोनों दी सकती है। मार्केट प्राइस की जगह पे ईपीएस भी क्वेश्चन बोल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये। याद रखना है ईयर का मनी कर देना, ईयर बस हमारे समझने के लिए था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशियो में। अब एक कट पिट के जो है ना, आखिरी में क्या बचेगा पता है तेरे को, यही बचेगा, ये डिवाइड बाई ये। आखिरी में कट पिट के कौन सा बचेगा हमारा, ये डिवाइड बाई यही बचेगा। बस हम इतनी मगजमारी करते हैं एन सही निकालने के लिए। -1, ऑप्शन 1 क्या है, स्क्वायर रूट 2 का आया तो मैं रूट दबा दूंगा 2 बार। और अगर मेरा अंडरस्टैंड कुछ भी आया है तो मैं PVR प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू देखूंगा अगेंस्ट एन, और -1 नहीं करूँगा। जी आ गया है मेरे पास। और सेम यही फॉर्मूला दिया हुआ था। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ भाई, डिविडेंड दिया हुआ है 2 साल का। एन नहीं गिवन है मेरे को, एन नहीं गिवन है। हाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एट द एंड PVR कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ रेशियो, ये डिवाइड बाई यही आएगा। तो मैंने ये लिख दिया, ये डिवाइड बाई ये। एन निकालना है तो मैं इससे पीछे बढ़ा, क्या बढ़ा, 20/19, 19/18, 18/20, काट पीट के 1/3 आ गया और सॉल्व हो गया। याद है 23 में, याद रखना जो मैंने पढ़ा था ना, 23 ये एंड का है, ये 23 के बिगनिंग का है, ये बिगनिंग का है, यानी कि 21 के एंड का होगा, ऐसा होगा ये, है ना। ये समझ के चलना, ये 2023 लास्ट का दिया, यानी कि हमारी टाइमलाइन बनी है। अगर मान के चल, कहाँ पे टाइमलाइन है, नहीं है, हाँ हमारी टाइमलाइन है, तो 2023 लास्ट ये है, 2023 ये है, फिर 2023 फिर से दिया है, मतलब ये 2023 ये बिगनिंग का है। तो ये मैंने ये डिवाइड बाई ये किया, और फिर यहाँ पे 2021 है, ये 21 के बिगनिंग का हो गया मेरा, एंड का हो गया मेरा। तो 21 के बिगनिंग का अमाउंट तो दिया है, 21 के एंड का भी यहाँ से आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है मार्केट प्राइस कम डिविडेंड, तो मैं उसमें से कम डिविडेंड मतलब डिविडेंड उसमें जेड़ा हुआ है, मैं डिविडेंड को हटा दूंगा तो एक्स डिविडेंड हो जाएगा, मार्केट प्राइस वो लेके चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है मेरे को, हाँ जी निकालना है मेरे को, ग्रोथ रेट। यहाँ पे लिखा है द अर्निंग वेयर 3 रुपये पर शेयर, दिस इंक्रीज ओवर 10 ईयर पीरियड टू इतना। ओवर 10 ईयर पीरियड मतलब ये एंड दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ का आखिरी साल का मेरे को डिविडेंड एट द एंड, फॉर्मूला क्या होता है वेल्थ रेशियो निकालने में, एट द एंड, डिविडेंड एट द एंड और डिविडेंड एट द बिगनिंग। एंड में नहीं गिवन है तो इस साल का, इसको मैं एग्जांपल से यहाँ से समझ लेता हूँ। मेरे को क्या दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ था, यानी कि वो वेल्थ रेशियो में मैंने 3 पॉइंट पढ़ा था ना यहाँ पे, तो वो तीसरा वाला ये 3 पॉइंट पढ़ा था मैंने, है ना। एक डिविडेंड पढ़ा था, एक मार्केट प्राइस पढ़ा था, और डिविडेंड मार्केट प्राइस, तो ये वाला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करेंट ईयर के डिविडेंड को ऐड करने के बाद इसके ईयर का एंड और इसके ईयर का बिगनिंग ऐड करना था, यानी कि सिंपल ये था, इसका एंड डिवाइडेड बिगनिंग प्लस इसको करता था। यहाँ पे दिया ही नहीं तो इसका वेल्थ रेशियो नहीं निकलेगा, और ये वेल्थ रेशियो काउंट भी नहीं होगा फॉर कैलकुलेटिंग एंड निकालते नंबर ऑफ वेल्थ रेशियो, तो वो काउंट भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये रियलाइज मेथड में बोल देता है, रियलाइज मेथड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन में दिया है पूरे इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, YTM मेथड लगा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम नए इसके छठवें वाले बच्चे पे आते हैं, CAPM मेथड। CAPM मेथड क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। ये क्या बताता है हमको, रिलेशनशिप बिटवीन बताता है रिस्क एंड रिवॉर्ड,
रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द रिस्क एंड रिवॉर्ड। लाला रिस्क है तो इसके, वो डायलॉग तो सुना ही होगे तुमने, रिस्क है तो इसके, रिस्क एंड रिवॉर्ड बताता है ये। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क होती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है। अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, जो अनअवॉइडेबल है, यानी कि कोई पॉलिसी चेंज हुई मान ले, एग्जाम्पल के तौर पे इंडेक्सेशन हट गया टैक्सेशन से, तो पूरे जो कंस्ट्रक्शन वाले थे वो शेयर गिर गए, हमारे हाथ में नहीं था, पूरा सेक्टर गिर गया कंस्ट्रक्शन का, तो हमारे हाथ में था नहीं। दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी कि होती है जो अवॉइडेबल है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, टाटा की कंपनी में क्या हो गया, एकदम से वो हुआ, वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया तो टाटा में काम रुक गया, उसका शेयर प्राइस गिर गए नीचे पूरे, तो हमारे हाथ में था कि हम उसमें डाले ही ना पैसे, और उसमें हुआ खाली, पूरा सेक्टर नहीं गिरे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करते बीटा के बारे में। बीटा मतलब क्या होता है, इस ये हमने पढ़े थे सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, पूरा सेक्टर गिरता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बजट के दिन जो इंडेक्सेशन की आया था, ठीक है, ये मेज़र होता है बीटा से, कि अगर इंडेक्स इतना चल रहा है तो तुम्हारा स्टॉक कितना चल रहा है, इंडेक्स इतना गिर रहा है तो तुम्हारा स्टॉक कितना गिर रहा है। जितना हाई बीटा उतना हाई रिस्क। CAPM में मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, KE इज इक्वल टू, मैं रिस्क फ्री रिटर्न इतना कमाना चाहता था, प्लस प्लस मार्केट का रिटर्न इतना चल रहा है, माइनस में इतना रिस्क फ्री, पहले फॉर्मूला पढ़ लो, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, ब्रैकेट में मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। इसका मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। मैं रिस्क फ्री रिटर्न इतना कमाना चाहता हूँ, रिस्क फ्री रिटर्न यानी कि बैंक में डाल देता हूँ 10%, इतना तो कमाना ही है, प्लस मार्केट में कितना चल रहा है, मार्केट चल निफ्टी दे रही है 15% का रिटर्न, 15 का तो दे रही है, लेकिन मैं 10% तो बैंक से ही कमा सकता था, तो 5% मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ यहाँ से मार्केट में डाल के, तो इसको अपन बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, ये होता है इसका मतलब। और जो मार्केट से एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ उसको इंटू करेंगे बीटा से, फॉर्मूला बन गया है, रिस्क फ्री रिटर्न तो कमाना ही चाहता हूँ मैं, रिस्क फ्री रिटर्न तो मैं कमाना ही चाहता हूँ, प्लस मार्केट से कितना रिटर्न चल रहा है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, इतना एक्स्ट्रा कमाना चाह रहा हूँ, इसको इंटू करेंगे बीटा से, फॉर्मूला बन गया रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ डेट, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं अपन रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट रेट, GSEC रेट, ट्रेजरी बिल रेट, ट्रेजरी बिल में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं T बिल में। बीटा मतलब होता है कि निफ्टी इतनी चल रही तो तेरे स्टॉक कितना चल रहा है, निफ्टी इतनी गिर रही तो तेरे स्टॉक कितना गिर रहा है, ठीक है। और ये इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स, मार्केट रिलेटेड रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। RM मतलब होता है मार्केट का रिटर्न, दोनों को अगर माइनस कर दे, मार्केट का रिटर्न और सेव रिस्क फ्री रिटर्न, तो जो भी ऊपर अमाउंट आता है उसको अपन बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। इसको ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन में बीटा ना गिवन हो तो मैं इसको 1 मान सकता हूँ। उसका बाद एग्जाम्पल था, क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालने को बोलता है, यहाँ से बीटा निकालो, और मेरे को क्या देता है, अ सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि सामने वाले के लिए रिटर्न है, यानी कि मेरे लिए कॉस्ट है। ये मैंने कर लिया 18 के की जगह पे, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सीखा हूँ, अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, कैसा, ऐसा, तो मैं अगर ये मान के सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल अनदेखा कर देता हूँ कि परसेंटेज है ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा ये मत करना 15% माइनस 9%, फिर कितना आया मेरा परसेंटेज 6%, फिर 0.90 इंटू 6% करेंगे तो आंसर की बात लग जाएंगी। ये मान के चल कि परसेंटेज है ही नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, तो मेरा आंसर जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा। प्रिफरेबल है कि परसेंटेज लगा दो मतलब 9 को अपन लिख सकते हैं 0.09, 15 को लिख सकते हैं 0.15, 9 को लिख सकते हैं 0.09, तो फिर आंसर आएगा डेसिमल्स में, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, ओवरऑल रिटर्न पूछ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है, ये क्वेश्चन सा मेरा, इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ने का क्या है मैं बता ही देता हूँ। पढ़ने ओवरऑल यहीं से बता देता हूँ कि देखो, अगर मैं ए धंधे में डालता हूँ तो इतना रिटर्न मिलेगा, बी में डालता हूँ तो इतना रिटर्न मिलेगा, इतना रिटर्न मिलने वाला है, ये रिटर्न दिया हुआ था। वेट निकालूंगा मैं कि इसमें कितने वैल्यू कितने रुपए, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वेट निकाल के इसको इंटू कर दूंगा। वेट से इंटर, इसमें बस इतना समझना है कि अगर ओवरऑल यहाँ पे या फिर कहीं वेटेड एवरेज निकालना है तो इसको इंटू करूँगा वेट से। जैसे ओवरऑल बीटा दिया हुआ था, बीटा को इंटू कर दिया वेट से इंटू कर दिया तो ओवरऑल बीटा आ गया। ये इसके समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये।
बेस्ट एग्जांपल ये देखो हमारे धंधे के नाम दिए हुए हैं, मार्केट वैल्यू दी हुई है, इसकी बीटा दी हुआ। अब क्वेश्चन बोलते हैं ओवरऑल बीटा निकाल के दिखाओ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनसे वेट निकालूंगा। वेट कैसे निकलेगा, सारों को ऐड किया 400 आया, 100 डिवाइड बाय 400 इसका वेट आया, 100 डिवाइड बाय 400 इसका वेट आया, 50 डिवाइड बाय 400 इसका वेट आया, 150 डिवाइड 400 इसका वेट आया। वेट आया। अब वेट को बीटा से इंटू कर देता हूँ। वेट यानी कि सब में ओवरऑल इनका वजन कितना है, बीटा को इंटू कर देता हूँ अगर वेट से, और सारी बीटा को प्लस कर देता हूँ। वेट इंटू बीटा कर देता हूँ मैं, अलग अलग टोटल कर देता हूँ तो ओवरऑल बीटा आ जाएगा मेरे पास। ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। रिटेन अर्निंग इसका भाई है, ठीक है। यानी कि इसको हम पहले ऊपर से समझते हैं। क्या बोलता है ये बोलता है कि जो भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा है, वो फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पड़ा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर उसे सेम रिटर्न एक्सेप्ट करता है जितना वो इक्विटी से रिटर्न करता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं के ई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्कुल, जनरली क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने 6 मेथड पढ़े थे। कौन कौन सी, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, अर्निंग ग्रोथ मेथड, रियलाइज यील्ड अप्रोच और CAPM मेथड। क्वेश्चन में हमको जनरली दिया जाएगा डिविडेंड ग्रोथ मेथड और CAPM का। इसमें बस एक अंतर क्या है, हम नीचे वहाँ पे क्या लेते थे, नेट प्रोसीड, NP लेते थे हर फॉर्मूले में, 6 फॉर्मूले में। एग्जाम्पल के हम लेके चलते हैं डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला। ये P0 मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीडिंग ही होता है, ये लेके चलते थे। लेकिन रिटर्न अर्निंग वाले में हमको मार्केट प्राइस लेके चलना है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस नहीं करना है। समझ गया, एक ही डिफरेंस है यहाँ पे कि हमको नेट प्रोसीडिंग में मार्केट प्राइस लेके चलना है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस नहीं करना है। भाई तो है, भाई है, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो अंतर होगा। अंतर कहाँ पे है, नेट प्रोसीडिंग में। नेट प्रोसीडिंग में हमको मार्केट प्राइस लेके चलना है, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों नहीं माइनस करना है, क्योंकि ये हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है भाई। कहाँ की फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ नहीं, हम मार्केट प्राइस से देख सकते हैं। और रिटर्न अर्निंग के 2 भाई थे, एक जो था वो इक्विटी शेयर का भाई था, दूसरा क्या था, अगर क्वेश्चन में हमको जो भी शेयर होल्डर है उसकी खुद की टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है, टैक्स रेट शेयर होल्डर का गिवन रहता है, तो हम क्या मानेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, KRE कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू KE, कि मैं, शेयर होल्डर बोलता है कि मैं इतना रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट करता हूँ, कंपनी बोलती है लेकिन सुन, तो तेरा यहाँ पे टैक्स कट जाएगा, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस बोलते तेरा ब्रोकरेज भी तो कट जाएगा, तो इतना रिटर्न एक्सेप्ट कर तो रहा है, लेकिन तेरा यहाँ पे टैक्स कटेगा, यहाँ पे ब्रोकरेज कर देंगे। तो अपन क्या मानेंगे इसको, के इज इक्वल टू इतना रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटू 1 माइनस TP यानी कि इसका सिंपली मतलब ये है कि तू इतना एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन भाई सुन, तेरा टैक्स कट जाएगा, ब्रोकरेज कट जाएगा, तो नेट तेरे को कम एक्सेप्ट कर, तो ये बोलता है। पर ये TP मतलब होता है पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर, B मतलब होता है ब्रोकरेज। अब KE अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो मैं इक्विटी वाले फार्मूले से KE निकालूंगा पहले तो। हाँ, इक्विटी वाले फार्मूले से KE निकाल लूँगा, जो मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सीखा था। और अगर मेरे को क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दी हो तो उसको ब्रोकरेज के अंदर ही कंसीडर कर लूँगा। ICI ने भी किया ऐसा। हमारे पास क्या होगा, चारों हो गए, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको अपन रिटर्न अर्निंग भी बोलते हैं, चारों हो गए। अब अगर हम चारों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KOWACC। देखो बैलेंस शीट में अगर हमको दिया इक्विटी शेयर होल्डर, इसकी कॉस्ट दी इतना %, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसकी कॉस्ट दी इतना %, ये दिया रिजर्व एंड सरप्लस इसकी कॉस्ट इतनी, ये इतनी। अभी जो सारा पैसा है मेरे को लगाना तो इन्वेस्टमेंट में ही है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा जहाँ पे मेरे को रिटर्न मिले मेरी कॉस्ट से ज़्यादा का। मान के चलते हैं 15%, इसकी कॉस्ट दी है 17, 16, 13, 7। अब अगर 15 से कंपेयर करें तो डेट का पैसा तो सही लग रहा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का भी सही लग रहा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का बोलूँगा नहीं यार, यहाँ का कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ रही है, इसकी भी ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं ऐसा अलग अलग नहीं बता सकता, क्योंकि पैसा तो एक ही ये पूरा पड़ा है मेरे पास। मेरे को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने पड़ेंगे, कि मैं ये नहीं बोल सकती मेरी इतनी इक्विटी की कॉस्ट थी, प्रेफरेंस की इतनी थी, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बता सकता। मेरे को ओवरऑल बताना पड़ेगा कि देख, जो मैंने फंड उठाया था ओवरऑल कॉस्ट मेरी इतनी थी, एग्जाम्पल के तौर पे थी 10%, तो 15% में मैं हंसते हंसते लगा सकता हूँ, अलग अलग नहीं बना सकता। तो इसमें 2 मेथड होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, एक होती है बुक एज पर बुक वैल्यू वेट, और दूसरी होती है एज पर मार्केट वैल्यू वेट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो मेरे को कौन सी मेथड लगाना है, एज पर मार्केट वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट बनता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस,
हाँ, कितने रुपये अपन ने उठाए थे, इन अमाउंट से अपन ने बनाए वेट, हाँ, पूरा का टोटल किए, ई आया, ए डिवाइड बाई ई, बी डिवाइड बाई ई, सी डिवाइड बाई ई, डी डिवाइड बाई वेट आया। अब जितनी भी इनको उठाने की कॉस्ट थी उसको वेट से अपन अगर इंटू कर देते तो ये अमाउंट आ जाता है, टोटल ऐड कर दी तो के ओ या फिर डब्ल्यू ए सी सी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इन केस ऑफ डेट या प्रेफरेंस शेयर, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, डब्ल्यू ए सी सी निकालना है इस पर बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट में जो है ना हमारा बुक वैल्यू आता है, और ये बुक वैल्यू हो गया। मार्केट वैल्यू में आगे पढ़ेंगे, उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। अगर क्वेश्चन में डेट या प्रेफरेंस वाला आ जाता है तो मैं इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को रिडीमेबल है, रिडीमेबल है। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है 11.5% प्रेफरेंस शेयर इतने के, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हो, तो मैं फेस वैल्यू 100 मान लूँगा और रिडम्पशन वैल्यू भी 100 रुपये मान लूँगा। अब मैं जब भी फार्मूला लगाऊंगा तो मैंने ईच टर्म पढ़ा था, ईच टर्म मतलब क्या है, वो वही I1 - T या फिर NP या T, इनको मन में एक बार पढ़ लेना कि इनका बेसिकली मतलब क्या था पूरा पूरा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहाँ कहाँ पे पर था, यानी कि एग्जांपल के तौर पे कि इंटरेस्ट पर डिवेंचर, नेट प्रोसीडिंग पर डिवेंचर, है ना, ये सब ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे पर था। ये वाले पॉइंट में आता हूँ, अगर मैं कोई भी वैल्यू को परसेंटेज से इंटू करता हूँ तो मेरा आंसर, अगर मैं ये अमाउंट लिखा मैंने कैलकुलेटर में, इंटू किया 10, परसेंटेज दबाना नहीं भूलना, परसेंटेज दबा के सॉल्व करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, डेसिमल्स में आएगा। और मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ कि परसेंटेज है ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। उसके बाद ये था, ये बोलता है कंपनी रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग अ डेट ऑफ 4 लाख रुपए, द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, ठीक है, इस 15% एंड अप टू 2 लाख रुपए। ये इसका मतलब क्या है, कंपनी एडिशनल कैपिटल 10 लाख रुपए लेना चाह रही है, जिसमें से 4 लाख डेट का है, 4 लाख डेट यानी कि 6 लाख इक्विटी का हुआ, और जो 4 लाख डेट है उसमें से भी है ना अप टू 2 लाख रुपए तक का डेट है वो 10% के हिसाब से हो, और 2 लाख के ऊपर यानी कि अगले 2 लाख रुपए 15% के हिसाब से। याद रखना ये रेट दिया बिफोर टैक्स दिया हुआ है, बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेट का परसेंटेज ही तो दिया हुआ, जो उधारी का पैसा आया है उसके बदले मेरे को इतना लौटाना पड़ रहा है, ये बिफोर टैक्स है। इसमें मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो टैक्स सेविंग हो जाती है, यानी कि मेरे को नेट कॉस्ट लेके चलना है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा वही वाला, कौन सा वाला, I1 - T वाला, तो मेरी नेट कॉस्ट हो जाएंगी मेरे को। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये समझना था बढ़िया इसका, कि इसकी पूरी ये समझना था किस हिसाब से बटा हुआ है, ये मेन पर्पस यही था। मैंने ये पढ़ा था यहाँ पे 2 डेट, क्वेश्चन बोलता है कि 2 डेट अलग अलग मत मानो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट बता दो, तो मैं वही स्टेटमेंट बना दूंगा, स्टेटमेंट शोइंग द, ये वाला स्टेटमेंट शोइंग द ओवरऑल कॉस्ट WACC। यहाँ पे लिख दूंगा क्या, बस डेट 1 डेट 2, डेट का अमाउंट लिख दूंगा, वेट यहीं से निकाल लूँगा अमाउंट से, कॉस्ट मैंने पहले ही निकाल चुका था, इंटू करके आ जाएगा, ओवरऑल बोलता है तो यही। 2 अलग अलग नहीं है, इनको एक ही करके बताओ, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लो, मेक द स्टेटमेंट शोइंग द KO WACC फॉर दीज 2 डेट, एक सिंगल परसेंटेज निकल जाएंगी। अब इसकी बात कर दूँ, विशेष टू रेट एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 लाख रुपये उठाना चाह रहे हैं, मीटिंग इट इन्वेस्टमेंट प्लांट, इट हैज़ 2.1 लाख रुपये इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। हमने क्या पढ़ा था, रिटेन अर्निंग जो होता है वो इक्विटी शेयर का ही भाई होता है, ये पढ़े थे हमने, हाँ। और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, डेट और इक्विटी मिक्स दिया इतना इतना, तो 10 लाख को सबसे पहले बांट दिया अपन ने 30% में, 70% में, इतना आया इतना आया। अब 70 लाख में 7 लाख में से भी से 2.1 रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे दिया था। रिटेन अर्निंग जो है ना वो इक्विटी शेयर में ही आती, इक्विटी शेयर का भाई है, इक्विटी शेयर में बांट दिए इतना, ये पैटर्न समझ में आ गया। अब कंप्यूट यहाँ क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट आफ्टर टैक्स ऑफ एडिशनल फाइनेंस। अब जो आफ्टर टैक्स होती है वही आफ्टर टैक्स निकालना है, इसी की डेट, बाकी जो नहीं होती, जैसे इक्विटी में डिविडेंड दे रहे, प्रेफरेंस में डिविडेंड, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट नहीं होती तो वो नहीं लेना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ 10% लिखा है तो मैं 2.2 डिवाइड बाई 44 कर दूँ प्लस 10% कर दूँ, ऐसा नहीं करना, गलत आंसर आएगा। अगर ये दिया है तो इसको हमेशा नंबर में लेके आना, फिर सॉल्व करना। ये फॉर्मूला किसका पता है तेरे को, वो वाला है डिविडेंड ग्रोथ मेथड का, D1 + P0 + G, हमेशा इसको पॉइंट में लेके आना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम, डिविडेंड जो है सेम रहेगा फॉर सम टाइम, यानी कि डिविडेंड कांस्टेंट, यानी कि डिविडेंड यील्ड मेथड लग रही है। ये वाला पॉइंट में आता हूँ। सोर्स ऑफ फाइनेंस दिया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, अमाउंट दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, बिफोर टैक्स दी हुई है,
क्वेश्चन बोलता है WCC निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स दिया, लेकिन मेरे को लेके चलना है डिबेंचर की कॉस्ट आफ्टर टैक्स लेते हैं अपन, इसमें टैक्स सेविंग हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इंटरेस्ट I1 - T वाला। अब क्वेश्चन में दिया है 15% रिडीमेबल डिबेंचर, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर यानी कि हमारा कौन सा केस है, डेट का केस है, डेट में रिडीमेबल है, ठीक है। और ये है रिडीमेबल यानी कि 2 मेथड लग जाएंगी, अप्रॉक्सीमेशन या YTM। कन्वर्टेबल है तो सेम मेथड। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ना मेरे को, मैं RV तो मान सकता हूँ कि फेस वैल्यू 100 थी, NP नेट प्रोसीड 100 रुपये आया था और रिडम्पशन वैल्यू भी 100 रुपये, उस हिसाब से कर सकता हूँ, लेकिन N नहीं गिवन है तो डाटा इनकम्प्लीट है ना। तो मैं यहाँ पे हेंस नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द लाइफ ऑफ N, तो मैं इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब वाले पॉइंट में आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल फाइनेंस में 30 लाख रुपए उठाता हूँ, एडिशनल मेरे को 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, 20 लाख में उधारी लेता हूँ, 10 लाख मालिकाना पैसा लेता हूँ, ये बाइफर्केशन है। अब जो उधारी का पैसा उठाया हूँ 0 तो 5 लाख, ब्याज 10% है, 5 से 10 लाख 9% है, 10 लाख के ऊपर 8% है। इसमें एक वो क्या बन सकता है, मैंने लोन उठाया हूँ 20 लाख के ऊपर का, यानी कि 10 लाख के ऊपर का तो पूरे में 8 लाख ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसे क्या करता है, ये अलग लोन हो गया, 0 से 5 लाख का एक लोन, 5 से 10 लाख का एक लोन, इतने से इतने लाख का एक लोन। इसकी कॉस्ट ऑफ डेट ये दी हुई है, अलग अलग मान के करना, ठीक है। अब मैं WCC में 2 मेथड पढ़ा था, जो हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, इस बुक वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मार्केट वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट हमको मार्केट वैल्यू निकालना है, इसको समझ लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, वहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में बुक वैल्यू लिखा था और उस यहाँ से वेट निकाल लिया था, वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इंटू कर दिया था, ये आ गया था मेरे पास। इसमें अलग है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेके चलना है, मार्केट वैल्यू लेके चलना है स्टेटमेंट में। इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू दी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू दी होगी, डेट की नहीं दी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस की नहीं दी है, तो हम क्या करें, इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन हम सीखते हैं। इक्विटी शेयर वाले जो पैसे दे रहे हैं 10 लाख रुपए, इसकी बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी 60 लाख रुपए, यानी कि इसने ज़्यादा पैसे दिए, वो किस लिए दिए हैं, उसका रिजर्व एंड सरप्लस में भी हिस्सा है ना। ये केवल इक्विटी के लिए नहीं है, इसका हिस्सा रिजर्व एंड जो इक्विटी वालों ने पैसा दिया, इक्विटी शेयर होल्डर ने, वो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी दिए हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को, इन इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के रेशियो में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को बांट देंगे, तो मार्केट वैल्यू हो जाएंगी इसकी एक्चुअल वाली और इसकी आ जाएंगी एक्चुअल वाली, और जो अमाउंट निकला है वो यहाँ मार्केट वैल्यू में आ जाएगा। पहले हमने क्या पढ़े थे, बुक वैल्यू, इसलिए बुक वैल्यू लिखी हुई है, बुक वैल्यू वाली मेथड में हम पढ़ रहे हैं मार्केट वैल्यू मेथड। या मार्केट वैल्यू वेट बन गया और कॉस्ट के परसेंटेज से इंटू कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमको गिवन नहीं है, हाँ, तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, बुक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी दी हुई है मेरे को, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 1 की कितनी है, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर सिक्योरिटीज़। मैं आगे जाने से पहले ये बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी है तो क्या बात, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, तो मैं इससे मार्केट वैल्यू तक नहीं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं ये दिया हुआ है तो मैं इसके बारे में आगे ही पढ़ता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है मेरा, इसके बारे में बाद में पढ़ूंगा मैं, मतलब ये सीख लिया मैंने, बस थोड़ा सा जो बीच में अटक गया तो उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे हम। ये एक बार रीड कर लेना, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, ये लाइन से पढ़ लेते हैं अपन। द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर, बट द यील्ड ऑन डिवेंचर, यील्ड किस सबसे एसोसिएटेड रहता है, मार्केट वर्थ से। यील्ड मतलब होता है रिटर्न और ये जुड़ा हुआ होता है मार्केट से। डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी ऑफ रिस्क क्लास 16%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मार्केट प्राइस के हिसाब से हमको 16% रिटर्न मिलता है, ये मतलब है इसका। हाँ, एक बार पढ़ लेना ये। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मार्केट वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू से मैं चाहूँ कि मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये जो वर्जित है।
लेकिन मार्केट प्राइस अगर मेरे को पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पर जा सकता हूँ मैं। मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू तक जा सकता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू से मार्केट प्राइस तक बड़े से छोटा नहीं हो सकता मैं, लेकिन छोटे से बड़ा हो सकता हूँ मैं। ये ICI करने लॉजिक है कि मार्केट वैल्यू दी है तो मैं मार्केट प्राइस पर शेयर निकालूँ, लेकिन ICI ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना लॉजिक नहीं लगाना है मेरे को। मैंने क्या किया, बुक वैल्यू को 7 लाख को इससे डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर आ गए, नंबर ऑफ शेयर आ गए, और 9 लाख को फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू से मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं जाना है। सेम एक्सप्लेनेशन प्रेफरेंस शेयर के लिए भी है। अगर क्वेश्चन में मेरे को नेट प्रोसीडिंग या मार्केट प्राइस नहीं दी है तो मैं फेस वैल्यू 100 रुपये मानूंगा, रिडम्पशन वैल्यू भी 100 रुपये आ जाएंगी उसके हिसाब से, मार्केट प्राइस पर शेयर भी 100 रुपये आ जाएंगे उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी हुई तो क्या बात है, उसको इशू प्राइस मान लूँगा मैं। और जो अगर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो डब्बे में दिया हुआ है तो ये फेस वैल्यूज होगी हमेशा। ठीक है, ये वाला मैं पढ़ चुका हूँ, इसका मैंने ये पॉइंट पढ़ लिया। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिन मतलब कुछ होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं निकाल रहा हूँ और क्वेश्चन बोलता है मेरे को WS मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखाओ, स्टेटमेंट शोइंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अमाउंट में जितना भी मैं पुराना क्वेश्चन होगा, जितना एडिशनल पैसा निकालना चाह रहा हूँ सिर्फ एडिशनल फंड आएगा, एडिशनल फंड का वेस्ट आएगा, और जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट थी जो मैंने पहले निकाला था WCC में, सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी ये। उसके बाद ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, ऊपर दिया है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, ये, और कैलकुलेट दिया WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नीचे डिटेल दी हुई है इनके बारे में, तीनों के बारे में डिटेल दी हुई, मतलब ये नहीं कि इन्हीं के बारे में निकालना है, डिवेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, नहीं मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लंबे समय का पैसा धंधे में आया तो इसकी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, इससे हमारी WACC निकल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। यानी कि सारे सोर्स ऑफ फंड की कॉस्ट निकलेंगी, सॉल्व होगी। अब यहाँ पे लिखा है क्या, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब क्या होता है, ये वाला RM माइनस RF। याला एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको रटना था, अगर पेपर में आया तो ऐसे सॉल्व होता है। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंसीडर टू बी ऑप्टिमम, यानी कि ये जो बेस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हर बार जब भी कंपनी रेस करेंगी इसी रेशो में करेंगे कि इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इशूड, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ निकालना है, मतलब तो लेकिन होता है कि मार्जिनल यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर इशू है उसके लिए निकालना है, तो एक्स्ट्रा शेयर का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। अमाउंट अगर नहीं दिया हुआ है, अमाउंट काय के लिए यूज़ होते थे मेरे, याले अमाउंट वेट निकालने के लिए होते थे, तो वेट तो मैं इसी से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये ऑप्टिमम है, हर बार इसी रेशो में होगा, तो मैं इससे वेट निकाल लिया, इनटू कर दूंगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले आई थी मेरे पास, सिंपल है। अब क्वेश्चन बोलता है हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर। बिफोर मतलब क्या होता है, विदाउट इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन में गिवन है रिटेन अर्निंग नेक्स्ट ईयर 50%, रिटेन हम करके चलते हैं 50%, अर्निंग पर शेयर दिया 50% से इंटू किया तो मेरे पास रिटेंशन कितना, EPS का अमाउंट कितना रिटेन करके रखता हूँ मैं पर शेयर, ये आ गया, इंटू कर देता हूँ नंबर ऑफ शेयर से, टोटल रिटेंशन अमाउंट आ गया। और ये जो रिप्रेजेंट करता है वेट रिटेंशन अमाउंट, रिटेंशन यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आ गया। और ये कितना रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 0.8। जो रिटर्न एंड अर्निंग मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसका भाई होता है, इक्विटी का ही भाई होते हैं, और इक्विटी का हमने वेट निकाले थे इतना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कितना परसेंट, 80%। तो मैं इसका 100% निकाल लूँगा, ये बोलते हैं कि हम इतना रुपये कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी एज्यूमिंग द न्यू इक्विटी शेयर इशूड। यहाँ पे ये पर डाल गया हमारा क्या, नेट प्रोसीडिंग पर डिबेंचर, तो न्यू के ही निकल जाएंगी हमारी। अब एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, यानी कि हमको के ही निकालना है। एज्यूम द न्यू इक्विटी शेयर कम फ्रॉम रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग वाला फॉर्मूला, एज्यूम द न्यू इक्विटी कम फ्रॉम रिटेन अर्निंग। मैं यहाँ से ये समझ गया कि यहाँ पे जो है EPS दिया हुआ है, और मेरे को यहाँ से मैं इतना समझा कि के ही निकालना है, EPS दिया है तो अर्निंग वाला फॉर्मूला लग सकता है, या अर्निंग यील्ड वाला लग सकता है, हाँ, अर्निंग ग्रोथ भी लग सकता है, डिविडेंड ग्रोथ भी लग सकता है। हाँ, डिविडेंड ग्रोथ कैसे निकलेगा, जी निकालना पड़ेगा मेरे को इसके हिसाब से, रियलाइज यील्ड के अप्रोच के हिसाब से।
लेकिन अब बेसिकली मैं आता हूँ क्वेश्चन में डाटा काय के बारे में कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर यानी कि D1 दिया हुआ है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाओ। डिविडेंड ग्रोथ में जी निकालना है, जी निकालना है तो मैं वो निकाल लूँगा रियलाइज यील्ड अप्रोच से। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।